नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 15 फरवरी और 15 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है उनको हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे सबसे फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा सरोजिनी नायडू के ऊपर। एक है ऑपरेशन दोस्त, लिथियम रिजर्व जो कि अभी इंडिया में फाइंड आउट किए गए हैं। फिर है रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा, सिक्योरिटी इश्यूज और एंजल टैक्स। ये सब टॉपिक्स अभी न्यूज में ही चल रहे थे तो वहीं से क्वेश्चन से यहाँ पर अब पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले बर्थ एनिवर्सरी सरोजिनी नायडू की। मैं हमेशा पहला टॉपिक ऐसी पर्सनालिटीज के ऊपर लेके आती हूँ जिन पर हमें पता है कि सवाल किए जा सकते हैं, राइट। ऐसा कोई भी पर्सनालिटीज का टॉपिक जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं यहाँ पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। जैसे जाकिर हुसैन के ऊपर हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर हो गया, ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो उसी रिस्पेक्ट में सरोजिनी नायडू के लिए भी मैंने यहाँ पर पूरा आर्टिकल तैयार किया है। देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू कौन है या ये किस प्रकार के लिए जानी जाती हैं, इनका क्या रोल है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सरोजिनी नायडू, सबसे पहली चीज तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। आप ये डेट डेट और जरूरी नहीं है याद रखना, डेट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, राइट। डेट याद रखना उतना जरूरी नहीं। जो सरोजिनी नायडू है, सबसे पहले तो उनको किस नाम से जाना जाता है? भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म हैदराबाद 1879 में हुआ था। बाकी इनकी जो डेथ हुई थी वो यूपी में हुई थी। और इनमें हम पढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स। इनको भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने दिया था टाइटल? इन्होंने टाइटल दिया था, ये टाइटल दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब इन्होंने किस किस चीजों में यहाँ पर हेल्प करी है। ये बंगाली फैमिली में बॉर्न हुई थी और इनकी जो पूरी एजुकेशन थी वो लंदन में भी हुई थी। और लंदन में जब ये रहती थी इंग्लैंड के अंदर, तब वहां पर इन्होंने विमेन के राइट्स के लिए बहुत काम किया था। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी के फॉलोअर बन के स्वराज के आइडिया के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने शादी करी थी गोविंदा राजूलू, एक डॉक्टर थे, उनसे शादी करी थी। और उसके बाद फिर ये प्रॉपर तरीके से किसके साथ जुड़ गई थी? इनको प्रॉपर जोड़ दिया गया था कांग्रेस के साथ। तो इनकी मैं बात करूं पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया, मैरिज के बारे में। और बाकी पॉलिटिकल करियर की बात करूं तो वुमेन राइट्स के लिए बहुत बोलती थी। ये बहुत अच्छी ओरेटर थी, वक्ता थी, ठीक है, काफी अच्छा बोलती थी। और उसी के रिस्पेक्ट में इन्होंने काफी ज्यादा जो है लोगों को प्रभावित भी किया है। फिर उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का संबोधन भी किया था 1906 में। और बाद में आगे चल के 1925 में पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है, 1925 के सेशन में। उसके बाद यहाँ पर इनको जो इन्होंने फ्लड के लिए बहुत सारा काम भी किया था कैलकाटा में, जिसके लिए इनको एक टाइटल मिला था केसरे हिंद का 1911 में। और ये टाइटल इन्होंने वापस लौटा दिया था। कब लौटा दिया था? जब जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है ना, उस समय इन्होंने यहाँ पर लौटा दिया था। उसके बाद इनकी मुलाकात जो है एक पर्सन से हुई थी जिनका नाम है, एक फीमेल थी, मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, ठीक है। उनसे मुलाकात होने के बाद ये काफी ज्यादा उनसे जो है वो पॉलिटिकली काफी इंस्पायर्ड थी, ठीक है। उनके साथ मिलकर के इन्होंने क्या बनाया था? विमेन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। कहां पर? 1917 में बनाया था, रेड्डी की हेल्प से, विमेन राइट्स के लिए काम करने के लिए। और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद ये एनी बेसेंट के साथ जो है मिल करके इन्होंने
जो है होम रूल लीग और बाकी सारे काम भी करवाए थे। और साथ ही साथ इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, सरला देवी चौधरानी सबके साथ मिलकर के काफी काम किया था। और यहाँ पर फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आप ये इन सब में आपको मैं बता देती हूँ, या आप रीड कर सकते हो। सेवरल कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वुमेन, लीग ऑफ नेशन 1927, बहुत जगह पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी दी थी इन्होंने। साथ ही साथ इनको गांधी जी ऐसे पहले नहीं चाहते थे कि 1930 का जो सॉल्ट मार्च था, पढ़ा है ना सबने, सॉल्ट मार्च में क्या हो कि विमेन का शामिल हो, लेकिन दो फीमेल्स थी, एक सरोजिनी नायडू और एक कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनके कहने पर जो है फीमेल को इंक्लूड करवाया गया था। और गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया था उस पूरे मार्च के दौरान, तो नायडू ही थी जो उस कैंपेन की पूरी लीडर बनती है। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा मदद करी थी, उसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा था 21 महीनों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। और जैसे ही देश आजाद हुआ था उसके बाद पहली महिला ये बनी थी जो कि फर्स्ट वुमेन जो कि किसी एक जगह की गवर्नर बनी है, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनती है। और 1949 तक जो है ये रही थी, बाकी फिर इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा लिखती थी, इन्होंने जो है इनको लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत अच्छी पोएट थी ये। तो इनकी लिखाई के लिए इनको कई बार जाना जाता है। कौन कौन सी है, जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, महेर मुनीर। महेर मुनीर, इन्होंने 12 साल की उम्र में, सरोजिनी नायडू ने पर्शियन लैंग्वेज में महेर मुनीर को लिखा था, सिर्फ 12 साल की उम्र में। और इसी की वजह से जो हैदराबाद का निजाम था वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। फिर इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखना शुरू करा। और इनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोयम है इसे कहते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में कहा जाता है इसको गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके बाद इन्होंने फिर और भी लिखी, बर्ड ऑफ टाइम, ये मास्टरपीस कहा जाती है। उसके अलावा इन्होंने एक और लिखी जो कि लंदन में भी पब्लिश की गई थी, जिसका बुक का नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। लास्ट बुक इन्होंने जो लिखी थी वो बुक का नाम था द ब्रोकन विंग्स, इंग्लिश में लिखी थी सारी, द ब्रोकन विंग्स। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी लिखी। आगे जा है इनकी बेटी, बेटी का नाम क्या है, पद्मजा नायडू। इनकी बेटी पद्मजा नायडू ने इनको, इनकी लिखी हुई सारी चीजों को आगे पब्लिश करा। सरोजिनी नायडू की बेटी है ये। ठीक है। और इनकी बेटी जो है उनकी एक काफी अच्छी फ्रेंड थी, रूटी पेटिट। रूटी पेटिट कौन है, ये रूटी पेटिट जो है मोहम्मद अली जिन्ना की वाइफ है। ठीक है। और नेहरू फैमिली में जो है जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सबके साथ काफी सालों तक ये रही है। ठीक है। तो इस तरीके से पद्मजा नायडू और जवाहरलाल नेहरू, इनके भी मतलब जो है रिलेशंस कहे जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इन सब से मतलब ये याद रखना, ये सारी चीजें इनसे पूछी जा सकती। तो मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। और जो नायडू हैं, पद्मजा नायडू और सरोजिनी नायडू, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। और नेशनल वुमेन डे जो हम मनाते हैं वो सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे ही मनाया जाता है। और इनकी जो डेथ है वो एकदम तबीयत खराब हुई थी, हार्ट अटैक आने की वजह से हुई थी। और इनको फिर जो है गोमती रिवर के किनारे जो है वहां पर इनको बरी कर दिया गया था। और इनका जो बर्थडे है 13 फरवरी, 13 फरवरी वो है ना, उस दिन क्या मनाते हैं हम, नेशनल विमेन्स डे। गर्ल चाइल्ड नहीं, विमेन्स डे। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक पर्सन है एडमुंड गूजे। एडमंड गूजे ने इनको क्या बोला है, एडमंड गूजे ने इनको मोस्ट अकम्प्लिश्ड लिविंग पोएट के नाम से बोला है। ठीक है भाई, ये सारे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, इन सब चीजों पे पूछे जा सकते हैं। इन पे कई बार मूवीज भी बनी है काफी सारी। तो दीज आर द फैक्ट्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो आई जस्ट वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स। ठीक है भाई, इन सबसे सवाल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त क्या है, अभी आप लोग जानते हैं कि रश इसमें सीरिया और टर्की में बहुत बुरा अर्थक्वेक आया, बहुत ज्यादा
एक दुखद घटना ये रही है। तो वहीं पर ही ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, जिसका क्या ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन दोस्त का? इसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरा रेस्क्यू किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो सीरिया और टर्की में जो भी वहां पर लोग जो है मलबे में दब गए हैं, लोगों की घायल हुए हैं, डेथ हुई है, उन सबकी प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया गया है। समझ रहे हो ना बात को? तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन दोस्त क्या से जुड़ा हुआ है, तो भाई अभी भी चल ही रहा है ये वाला। टर्की में जो है ये चीज अभी चल रही है। गाजिंतेप जो जगह है वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हुई थी वहीं से आया है दोस्त। आप जानते हैं दोस्त का मतलब हिंदुस्तानी और टर्किश दोनों लैंग्वेज में फ्रेंड होता है, इसीलिए। ठीक है, पहले मोदी जी ने भी इसके ऊपर यहाँ पर जो है को ट्वीट किया था, उसके बाद से फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी इस चीज के लिए बोला था, और उसके बाद से हमारी यहाँ पर जो एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन, सब ने यहाँ पर मदद करने के लिए अपनी आवाज उठाई। और हमारे यहाँ से इंडिया पहली कंट्री है जिसने टर्की को मदद भिजवाई है अपने यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या भिजवाए हैं? रेस्क्यू टीम्स भिजवाई है, जिसमें एनडीआरएफ की तरफ से खाना पीना, मेडिसिन, इक्विपमेंट, सारी चीजें भिजवाई हैं। इवन टर्की के जो वहां पे लीडर है उन्होंने इसको यहाँ पर वो भी भेजा है, हमें अपने ट्विटर पे भी यहाँ पर लिख के भेजा है इस चीज के लिए। ठीक है, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने C-17 भी भेजा है, स्पेशली ट्रेन्ड डॉग का स्क्वाड भी भेजा है, मेडिकल सप्लाईज भेजी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भेजी है, ड्रोन्स भेजी हैं ताकि ये पता चले कहाँ कहाँ पे मलबा दबा है, कहाँ कहाँ पे लोगों की जरूरत है, और विक्टिम्स को उनकी हार्ट बीट चेक करने के लिए मेडिकली जो जरूरत होती है वो सब भेजे हैं। C-17 के 6 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, अभी तक पता ये चला है कि 6 एयरक्राफ्ट भेज दिए गए हैं। वहां का जो एक एयरपोर्ट है अडाना एयरपोर्ट, ये भेजा गया है। आर्मी की तरफ से जो मेडिकल की स्पेशलिस्ट टीम होती है वो भी वहां पे पहुंची है, जहां पर उनको सारी जो इमरजेंसी चीजें हैं वो भिजवाई गई है, सारा कुछ उनको दिया जा रहा है। बहुत सारा सामान भेजा गया है, इमरजेंसी के जितने भी सामान होते हैं, जितनी भी चीजों की जरूरतें होती हैं, भारत सरकार की तरफ से की गई है। मैं तो इस चीज के लिए बिल्कुल हमेशा ही आई विल एवरी टाइम अप्रिशिएट जो ये चीजें की जाती हैं, ताकि इससे क्या होता है, दोस्ती भी बरकरार रहती है, प्लस ऐसी सिचुएशन में जो जरूरत होती है कि इस टाइम पीरियड में आप ये चीज लोगों तक याद रहती है, आगे जमाने तक भी ये चीजें, तो ये बहुत जरूरी है। हमारी भारत की तरफ से एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भेजी जाती है, जो कि सारी चीजें यहाँ पे देखती है, अगर कभी भी इमरजेंसी है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, हर टाइप में भेजी जाती है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई गई थी, जिसमें 12 बटालियन है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। 2006 में इसको प्रॉपर बनाया गया था, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है। इसे हम कहते हैं एनडीआरएफ। एनडीआरएफ ये पूछा जाता है। एनडीआरएफ टर्की में है, अभी कार्यरत प्रॉपर तरीके से कर रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये आप कह लीजिए कि कभी भी सिचुएशन ऐसी आती है तो ये हैंडल करती है, और साथ ही साथ इस पूरे के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है कि एनडीएमओ किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, लेकिन इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। 13,000 से ज्यादा लोग इसके अंदर शामिल हैं अभी। और इसका मोटो होता ना कि हमें किस मोटो से काम कर रहे हैं, इसका मोटो क्या है आज के समय में? आपदा सेवा सदैव। ठीक है, इसके अभी जो हेड है वो एक आईपीएस ऑफिसर है। बाकी इसके अंदर कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की भी काफी सारी अथॉरिटीज शामिल हैं। ऐसी चीजें जो अचानक से हो जाती, नेचुरल हो जाती हैं, जिसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, किसी का कोई बस नहीं होता, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए एनडीआरएफ रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे अब हम लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग लिथियम रिजर्व्स। आप भी जानते हैं भारत के अंदर लिथियम रिजर्व उतने नहीं मिलते, लेकिन अभी ही जम्मू कश्मीर की जो सेक्रेटरी है, माइन सेक्रेटरी, उन्होंने कंफर्म किया है कि लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जम्मू और कश्मीर में। कितना? 5.9 मिलियन टन्स, पहली बार, फर्स्ट इन इंडिया यहाँ पर ये देखे गए हैं। कहाँ पे? सलाल हाइमैना एरिया, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भारत में नहीं है, भारत में नेचुरल तरीके से मैं बात करूं तो नहीं है, नहीं मिलता लिथियम। ठीक है, लेकिन
पहली बार देखा गया जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए ये न्यूज का एक कारण बन चुका है। इंडिया में जो है बहुत लिमिट तरीके से पार्टिसिपेशन है, और लोग इतना एक्सप्लोर किया भी नहीं है। करता कौन है वैसे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखती है। और भारत में लिथियम की बैटरीज बनाने की कोशिश की जाती है, पर अभी तक इसके ऊपर कोई भी है नहीं कि हम लोग लिथियम को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करें। तो अभी तो लिथियम जहां पे मिला है ये न्यूज में चल रहा है कि भाई वहां पे मिला है, पूरी एक टीम पहुंची है यहाँ पर। और इसी को कोशिश की जाती है कि भाई किसी भी तरीके हम लोग इसको इम्प्रूव करें। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर जो मिलता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड में कहाँ पे मिलता है। यहाँ देखो भाई, हमारे इंडिया में लिथियम नहीं मिलता। मैक्सिमम जो है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसमें लिखना रह गया, मैं आपको लिखवा देती हूँ, यहाँ पर लिख लो। मैक्सिमम जो लिथियम मिलता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाया जाता है, सोलर पैनल्स में लगाया जाता है, वो आपको सबसे ज्यादा जो लिथियम है पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना। ठीक है, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना में। तो बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना में यहाँ पर ये मिलता है। और ये जो पूरा एक है बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना में जो ये मिलता है, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इनको क्या कहते हैं? लिथियम ट्रायंगल। राइट, ठीक है भाई, इसको याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? लिथियम ट्रायंगल। सो वर्ल्ड में मिलता है सबसे ज्यादा, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि अगर मैं अभी की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में नहीं मिलता उतने ज्यादा अमाउंट में। और टॉप में अगर पूछा जाए तो बोलीविया है। कंट्री का पूछते हैं तो बोलीविया। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है भाई, तो अपने इंडिया में नहीं मिलता उतना ज्यादा, याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, कुछ भी आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ सकता है, कहाँ मिलता है, कौन से रीजन में है, अकरेंस कहाँ कहाँ पर है इसकी। तो ऐसा सब कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी चिले में भी है काफी हद तक। और काफी बड़ा एक जगह है बोलीविया में, एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, सलार दे उयूनी। सलार दे उयूनी, ठीक है, बोलीविया में पड़ता है ये। तो यहीं पर मिलता है, इसको याद रखना। अब देखो भाई, लिथियम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लिथियम जो है एक एल्केलाई धातु समूह से बिलोंग करता है, ठोस तत्वों में होता है, मुलायम, सफेद, चमकदार होता है। और किसी भी धातु की तुलना में इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व काफी कम होता है। धरती पर आप देख सकते हैं 0.002% मिलता है। इसको कैसे बनाया जाता है? लिथियम और पोटाशियम क्लोराइड्स को मिक्स करके, लिथियम और पोटाशियम क्लोराइड के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। बाकी 2019 तक पूरे वर्ल्ड में 80 मिलियन टन मिल चुका है। और ये आप रीड कर लो, बोलीविया में सलार दे उयूनी सॉल्ट फ्लैट दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम संस्थान है, जो अंतरिक्ष में भी दिखाई देता है। ये वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलती है? लिथियम के रिजर्व्स मैक्सिमम इंडिया में इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। मतलब अच्छे खासे लिथियम रिजर्व्स हैं यहाँ पर, अगर इस रीजन की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो। बाकी इसके यूजेस बहुत ज्यादा है, आज के टाइम पे काफी ज्यादा बार इसको यूज किया जा रहा है। जैसे कि ये एक स्कैवेंजर, स्कैवेंजर क्या होता है? जो भी अशुद्धियां होती है, इम्प्योरिटी, उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लोहा, निकल, तांबा, जस्ता, इन सबको, इन सब में से जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको रिमूव करने के लिए, जो भी इसमें अशुद्धियां होती हैं उसको रिमूव करने के लिए इसमें एक जो है वो यूज किया जाता है कि भाई अशुद्धियां यहाँ से रिमूव कर दी जाए। प्लस ये रबड़ में भी यूज किया जाता है। और बहुत सारी चीजों को बनाने में, काफी सारी चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय का इसका यूज है कि ये बैटरीज में, या फिर जो हमारी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका काफी ज्यादा अच्छे खासे तरीके से इसका इस्तेमाल है। जो हमारी बैटरीज होती है ना, वो लिथियम आयन होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और वो रिचार्ज भी हो जाती है। और इंडिया अपना ज्यादातर अभी तक लिथियम हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कोरिया, यहाँ से मंगवाता है। काफी ज्यादा अमाउंट में हम लोग यहाँ से मंगवाते हैं। और अभी ये है कि भाई इसके इंपोर्ट हम कम ही करेंगे, आगे आने वाले समय में हम लोग थोड़ा इसको रिड्यूस करेंगे कि भारत में मिलना शुरू हो जाएगा तो। और वही है कि अगर इसमें भी अब और खनन किया जाए, इसको और चेक किया जाए, तो हमें इसके अंदर चेक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसकी और उपलब्धियां बढ़ सकती हैं। ठीक है ना।
बैटरी उद्योग के विकास के साथ भारत में जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो भारत भी अपना, इसीलिए जो है भारत को उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजों में नहीं कर पाया, क्योंकि जो उसके लिए जरूरत है लिथियम, वो अपने यहाँ उतना मिलता नहीं है, या फिर उसको भी खोजा नहीं गया। एक बार खोजा गया था कर्नाटका में भी 1600 मिलियन टन। अभी यहाँ पर भी जो है खोजा तो गया है, लेट्स सी कि इसमें क्या और चेंजेस आएंगे। ठीक है। और अगर ये एरिया कुछ जहाँ पे देखने को मिल सकते हैं लिथियम, वो है जम्मू कश्मीर, मांड्या और यादगीर कर्नाटका के पहले भी मिल चुका है। यहाँ पर बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, मेघालय, राजस्थान, ये एरियाज हैं। तो इस वजह से जो है, अगर अगर आगे चल के ऐसी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, तो लिथियम आयन बैटरी जो है मोबाइल फोन की सबसे बड़ी एक चीज होती है कि भाई अगर लिथियम आयन बैटरी होगी तभी मोबाइल फोन उद्योगों में रीढ़ की हड्डी उनको मिल पाती है। तो बस उसी रिस्पेक्ट में ये चीज है। बाकी सरकार भी इसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें इंसेंटिव स्कीम्स भी देती है, एडवांस तरीके से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी देती है इस चीज के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, उन्होंने डिसाइड करा है कि हम यहाँ पर भी अपनी लिथियम के ऊपर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में मदद करेंगे, ताकि लोग इसको और ज्यादा पहचाने, जाने और इसको बनाएं, मतलब इसमें से जो चीजें बनती है उसको बनाना शुरू करें। ठीक है भाई, ताकि और ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर डेवलप हो, लिथियम आयन की हम लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना हो थोड़ा आसान पड़ जाए। तो बस वही चीजों के लिए इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। राइट एवरीवन, क्लियर हो गया यहाँ तक? फोर्थ आर्टिकल रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर स्टेप ले रही है सरकार। मैंने आपको पहले इसके बारे में कई बार बताया हुआ है कि सरकार इस रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफी सारे स्टेप्स ले रही है, बहुत सारे नई नई चीजों को स्टार्ट कर रही है, अल्ट्रा मेगा एनर्जी पार्क्स बना रही है, नई नई स्कीम्स चालू करी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सोलर रूफटॉप, ये सारी स्कीम्स आप देख सकते हो। ये सब स्कीम्स को यहाँ पर चलाया जा रहा है, किसको प्रमोट करने के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सोलर एनर्जी प्रमोट किया जा रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो इस पूरे को। इसका ऑब्जेक्टिव यही है इस पूरे का कि हमें प्रमोट करना है किस चीज को, जो भारत के अंदर खुद ही हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना सके। 5 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक बनाने का टारगेट है, इंप्रूवमेंट की कोशिश भी इसके ऊपर की जाएगी। ठीक है भाई, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया में सिक्योरिटी इश्यूज। देखिए, सिक्योरिटी इश्यूज इंडिया के काफी सारे हैं। इंडिया का जो कानून और व्यवस्था प्रणाली है उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है? अभी रिसेंटली ही 57th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा सुरक्षा संबंधी समाधानों पर बहुत सारे सुझाव भी दिए गए हैं। और इन सुझावों में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आतंकवाद के अगेंस्ट हम क्या क्या चीजें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चलो आतंकवाद के अगेंस्ट भी, और जो आज के टाइम पे जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम भी तो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, साइबर क्राइम को कैसे रिड्यूस करें, उसको भी तो हमें ही रिड्यूस करना होगा। उसके लिए क्या स्टेप लिए जाए साइबर क्राइम को रिड्यूस करने के लिए? बहुत जरूरी है आज के टाइम पे कि नई नई चीजों को अपना करके उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए जाए। ठीक है, तो कोशिश यहाँ पे सरकार द्वारा की जा रही है इसी पूरे पर्सपेक्टिव में कि चाहे कोस्टल से एरिया हो, कोस्टल समझते हैं ना सब लोग, जो तट का इलाका है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था तटीय इलाके में कोस्टल सिक्योरिटी की बात चल रही है कि थोड़ा सा उसको भी इम्प्रूव करना है। तो वही इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर चीजें की गई हैं। और इसी में और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, उसको भी ठीक करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी बहुत सारी खामियां बनती जा रही हैं, और सोशल मीडिया की वजह से, टेररिज्म की वजह से, ड्रग्स के लिए, बॉर्डर इश्यूज पर काफी सारी चीजों पे खामियां बढ़ती जा रही हैं। तो वो खामियां कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी जरूरत है ना। वही चीज है इसके अंदर, क्या करना है सरकार में, पुलिस फोर्सेस को और ज्यादा ट्रेन करना है, पुलिस फोर्सेस को और संवेदनशील बनाना है, और नई नई टेक्नोलॉजी से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। क्या करना है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ ऐसा एक डेटा तैयार करने की बात की गई ताकि एजेंसीज के बीच में डेटा ट्रांसफर इजी रहे। जो डेटा ट्रांसफर होता है ना एजेंसीज का, वो इजी रहे यहाँ पर। और साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स,
जो चीजें होती हैं वो लेके आना, पेट्रोलिंग खुद से जाकर के करना, पुलिस को उसी वक्त रिएक्ट करना, और डीजी आईजी और इन सब चीजों को टीम्स कैसे बनानी है, मतलब लीडरशिप को प्रमोट करना, सिखाना इन चीजों को, क्रिमिनल लॉज लेकर के आना, और पुलिस फोर्सेस में नए तरीके के अपराध होने लग गए हैं, उन नए अपराधों से निपटने के लिए नई स्किल्स यहाँ पर डेवलप करवाना। तो ये सारी चीजें क्या है, यही है इस पूरे का किया गया कि भाई डिजिटल लेवल पर इसको इम्प्रूव किया जा सके, एक डेटा मैनेजमेंट तैयार किया जा सके, सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स बढ़ाए जा सके, एक कॉमन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके, और गैर व्यक्तिगत डेटा और डेटा सेट के लिए हर जगह पे पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हर एक को उत्तरदायित्व बनाना है और स्वामित्व को प्रोत्साहित करना है। ये सब चीजें उनको इम्प्रूव करके देनी है। ठीक है। साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो डेटा सेट अनुरोधों को प्राप्त करने और संसाधित करने में सक्षम हमें मिल सके। ये सारी चीजें इंप्रूव करनी है, देख सकते हो आप, ये थ्रेड्स हैं, इसी को चेंज करना है। ठीक है भाई, तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा इस पूरे को। इस पूरे से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कहाँ से बिलोंग करता है वगैरह, इस टाइप की चीजें जो है वो सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, इस पूरे को लिख लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद एंजल टैक्स पे। एंजल टैक्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या होता है। एक ऐसा टैक्स, एक टर्म ऐसी जो कि कंपनियों द्वारा बाजार में लेन देन के माध्यम से शेयरों के मुद्दे पर जुटाई गई पूंजी यहाँ पर तैयार की जाती है, जो एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो एकदम से प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, और वहां से जो है एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है, उसे हम कहते हैं एंजल टैक्स। ठीक है भाई, तो अभी एंजल टैक्स न्यूज में चल रहा है, अभी चेंजेस उसमें लाए जाएंगे, कुछ कहा गया है अभी, देखो अभी हुआ नहीं है फाइनल, इसलिए मैं आपको पूरा उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू एकदम शॉर्ट में अभी, कि एक टर्म है एंजल टैक्स, और बस इसको याद रखना कि अभी बजट में भी इसके बारे में बात किया गया है, और ये स्टार्टअप्स जो होते हैं ना उस पे लगाया जाता है। ठीक है, और 30% का करीब करीब इसमें टैक्स लगाया जाता है, और इसको पहले जो है इनकम टैक्स एक्ट में ही आता था, अब इसको जो है इसमें नाम वाम चेंज कर दिए गए हैं। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी खुद की नेटवर्क जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इसलिए उनको जो है कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वहीं से ये नाम निकल के आया है एंजल टैक्स। ठीक है भाई, तो 30% के करीब एंजल टैक्स लगता है, इसमें जो है अगर कभी भी इंडिया के स्टार्टअप हैं जो उनकी फंडिंग 33% से कम हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको चेंज लेकर के आया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सप्तकोटेश्वर टेम्पल। सप्तकोटेश्वर टेम्पल अब ये न्यूज में चल रहा है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि सप्तकोटेश्वर टेम्पल जो है वो क्या है, सिचुएटेड कहाँ है। देखिए ये पूरा श्री सप्तकोटेश्वर टेम्पल ये गोवा में सिचुएटेड है, और ये क्यों न्यूज में है, एक्चुअली में ये शिव जी के लिए बनाया गया था, कोंकण एरिया है जो गोवा का, वहां बनाया गया है इसको। और ये बनाया किसने है, इसको बनाया है यहाँ पर शिव जी के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है, इसमें प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि इसको डेवलप किसने किया है, बस इसको ये कि वहां पर अभी इसको बनाया गया है, कादम्बा किंगडम ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसको यहाँ पर बनवाया था, कादम्बा किंगडम, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इसको बनाया था। और बाकी यहाँ पर जो है 1560 में पोर्चुगीज ने इस टेम्पल को डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ दिया था यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये एक थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये न्यूज में था टेम्पल, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। ये दीवार आइलैंड गोवा में सिचुएटेड है, गोवा न्यूज में रहता है किसी ना किसी चीज के लिए, इसलिए आपको ये वाला पूरा मैंने इन्फॉर्म करा है। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, ये चारों इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी हुई है। गोवा में इन्होंने यहाँ पर जो है वो, मतलब एक तरीके से इसको चेंजेस काफी करवाए थे गोवा में, तो आप इसको गोवा में ही कह सकते हो कि इसके चेंजेस भी करवाए थे, इवन इसको रीबिल्ड ही करवा दिया था प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई, नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे। अभी आप लोगों को याद होगा थोड़ी देर पहले जियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर हमने बात करी थी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही।
तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये भी वही गवर्नमेंट के काम करती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो ये जो है 1851 में बनी थी। पहले इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई रेलवेज में जो कोयला है ना, उसको चेक करना है। किसके अंडर काम करती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन ओल्डेस्ट भारत की कौन सी है, लिख लो। भारत की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि बनी थी 1767 में। उसके बाद सेकंड ओल्डेस्ट कौन सी है? जियोलॉजिकल सर्वे, लिख लेना, भारत भू विज्ञान सर्वेक्षण आ सकता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, ये भारत के मिट्टी, भारत के अर्थ के ऊपर कोयला, मेटल, सीमेंट, इंडस्ट्री, सबके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी 1851 में, आज तक चलती आ रही है। 800 करोड़ का बजट है इसका, हेडक्वार्टर्स इसके कोलकाता में है, और बाकी जगह इसकी क्या बने हुए हैं? रीजनल प्लेसेस बने हुए हैं। ठीक है, कोयले के लिए बनाई गई थी एक्चुअली में। और फिर उसके बाद डेविड हिरम विलियम्स, उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप करवाया था। फिर उसके बाद से ये चीज चलती आ रही। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये बनाई गई है। बाकी आप इसके रीड कर सकते हैं। इसके रीजनल ऑफिसेस लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता, सब जगह पे सिचुएटेड है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें करेक्ट लिखी हुई है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो इससे क्वेश्चन आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे का आपको पता तो है ही, काम जो है ये अपने तरीके से करती है, सारा का सारा इसने ये देखना है कि किस जगह पर कितना हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिथियम कहाँ पे मिला है, माइंस कहाँ पे मिले, मिनरल्स कहाँ पे मिले, पूरे भारत में जिन जिन जगह पे मिनरल्स मिलते हैं ना, ये उन मिनरल्स को ही चेक करती है, उसको एक्सप्लोर करती है, और फिर उसके ऊपर जो है रिसर्च वर्क करती है। इसका काम ही यही है, रिसर्च वर्क के लिए। तो जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से पूरा काम देखे, रिसर्च वर्क को देखे। तो मिनरल्स और माइंस इसी के लिए बने होते हैं कि प्रॉपरली मिनरल्स की तरीके से माइंस के लिए ये यहाँ पर चेक करती है। तो इसको याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखवाती हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना सोचे, और प्रॉपर तरीके से सारे फैक्ट्स को याद करें। ठीक है, क्योंकि सारे फैक्ट्स, सारी की सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, इसको लिख लेना। और कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के आगे हम लोग आगे टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।